हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने और फेवरेट चैनल एडुटैप में। यहाँ पर हम FCI AG3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जनरल साइंस का जो आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस का पार्ट नंबर 4 है। ठीक है, इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कर चुके हैं, बेसिक से एडवांस में आए हैं और ये आज का हमारा लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। आपको ये वीडियो को भी लास्ट तक देखना है। जैसे आपने 3 वीडियो देख ली होगी, तो इससे आपके डिसीजेस से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और साथ ही साथ अगर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आप PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, हर बार मैं क्लास में आपको डेली का टाइम टेबल बताती हूँ कि हर दिन आपकी जो क्लास होती है 2 PM होती है, मंडे टू फ्राइडे। मंडे और ट्यूसडे को जनरल स्टडीज आपको दीपक सर पढ़ाते हैं, वेडनेसडे को जनरल साइंस की यानी कि मेरी क्लास होती है, थर्सडे को टेक्निकल में ARD, बोटैनी, जूलॉजी शामली मैम आपको पढ़ाते हैं, और फ्राइडे में अकाउंट्स संतोष सर आपको पढ़ाते हैं। इसी तरह डेली आपको 2 PM क्लास से जुड़ जाना है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे। बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पेलेग्रा डिसीज जो होती है कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? ठीक है, तो सबसे पहले पेलेग्रा जो है उसे और क्या कहा जाता है? 4D सिंड्रोम कहा जाता है। पेलेग्रा को और क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं उसे? 4D सिंड्रोम। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि पूरा 4D का मतलब क्या है। तो कौन से विटामिन से पेलेग्रा होता है? B3। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिसीज होती है, और विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? नियासिन। मैंने आपको हर पार्ट में कहा है कि विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, विटामिन के केमिकल नाम आपको याद रहना चाहिए। जब तक केमिकल नाम याद नहीं है, मान लीजिए B3 नहीं दिया रहता और डायरेक्ट नियासिन लिखा रहता, तो आपको पता रहना था कि B3 को ही नियासिन कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार पूरा समझ लेते हैं कि पेलेग्रा एक डेफिशिएंसी डिसीज है जो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन B3। विटामिन B3 को और क्या कहते हैं? उसका केमिकल नाम क्या है? नियासिन। ठीक है, अब पेलेग्रा को और मैंने क्या कहा? 4D सिंड्रोम। 4D का मतलब क्या है? 4D के बारे में, यानी कि सबसे पहला है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब कि स्किन में आपको इन्फेक्शन होता है, स्किन में इचिंग होती है, उसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। डायरिया, डायरिया यानी कि आपको जो लूज मोशन लगता है, आपको जो कॉन्स्टिपेशंस होते हैं वो डायरिया की वजह से होता है। डिमेंशिया, डिमेंशिया यानी कि आपकी जो मेमोरी लॉस हो रही है, आप रखकर कोई चीज भूल जाते हैं, अब वो किसके अंदर आता है? डिमेंशिया के अंदर आता है। अगर ये तीनों डिसीजेस को ट्रीट नहीं किया गया, एट द एंड क्या होती है? चौथा वाला D होता है डेथ। ठीक है, इसीलिए पेलेग्रा को क्या कहा जाता है? 4D सिंड्रोम कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये ज्यादातर मेज और कॉर्न खाने की वजह से होता है, या मेज और कॉर्न को आपने बराबर से जो प्रोसेस नहीं किए गए और उसको खा लिया, उसकी वजह से विटामिन B3 की कमी होती है, B3 की डेफिशिएंसी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पेलेग्रा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, अब एक बार जो तीनों विटामिन और बचे हुए हैं उनके केमिकल नाम भी याद कर लेते हैं। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है? थायमिन। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है क्या है? थायमिन। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है? बेरी बेरी डिसीज होती है। क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन C का जो केमिकल नेम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है? स्कर्वी डिसीज होती है। और विटामिन D का जो केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, जिसकी वजह से रिकेट्स डिसीज होती है। ठीक है, तो ये सारे मैं आपको हर क्लास में, हर वीडियोस में बताती हूँ ताकि आपको सारे विटामिन के बारे में याद होता जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया किसका एग्जाम्पल है? हीमोफीलिया जो डिसीज है वो किसके अंदर आता है? ये वायरस से नहीं होता है, इसलिए ये वायरल डिसीज नहीं है। फंगल डिसीज नहीं है, फंगस से नहीं होता है। ये जो है वो क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स से ये डिसीज जो है बच्चों में आती है, उसे हम क्या कहते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ा था, जैसे हमने डायबिटीज के बारे में पढ़ा था, इसी तरीके से हीमोफीलिया होता है। ये हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसीज है, ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, आपको कहीं लग जाती है।
अगर आपको कहीं लग जाती है, आपको ब्लड क्लॉटिंग होती है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि वहां पर खून के थक्के बन जाते हैं। अगर आपको ब्लड क्लॉटिंग हो रही है, इसका मतलब आपके शरीर में, आपकी बॉडी में विटामिन के है, आपकी बॉडी में विटामिन के है अगर ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। लेकिन अगर लगने के बाद कंटिन्यूअसली ब्लड जो है बह रहा है, चाहे इंटरनली लगी हो चाहे एक्सटर्नली लगी हो, अगर ब्लड बह रहा है, क्लॉट नहीं हो रहा है, सिर्फ बहता जा रहा है, उसे क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया। इसका मतलब आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो गई है। तो हीमोफीलिया किसकी वजह से होता है? बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। एंड ये क्या होता है? पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। ये इसीलिए जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्यूनोन। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? फाइलोक्यूनोन। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? इतना आपको याद हो गया होगा कि बैक्टीरिया से मैंने क्या क्या बताया था। वो वाले ऑप्शन को कट कर सकते हैं। टाइफाइड हमने देखा था बैक्टीरिया से, कॉलेरा हमने देखा था बैक्टीरिया से, ट्यूबरकुलोसिस हमने देखा था बैक्टीरिया से, लेकिन मीजल्स जो होता है वो किससे होता है? वायरस से होता है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? मीजल्स। पढ़ लेते हैं मीजल्स क्या है। मीजल्स एक वायरल डिसीज है। वो कौन से वायरस से होता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको सारे वायरस भी बताने वाली हूँ। पार्ट नंबर 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर सारा रिवीजन भी आपका हो रहा है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मीजल्स जो है वो कौन से वायरस से होता है? मीजल्स वायरस से होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट हमारी रेस्पिरेटरी जो सिस्टम रहती है, डायरेक्ट किसको अफेक्ट करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से जब ये अंदर जाता है तो हमें क्या होते हैं? कफ होता है, स्नीज होती है। अब कफ जो है वो जमा हो जाता है, कोल्ड लगने लगता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो इन्फेक्टेड पर्सन है वहां से वो जो वायरस है कहाँ पर आता है? हमारे हेल्दी पर्सन की बॉडी में आता है। यानी कि ये क्या है? ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके सिम्टम्स क्या है? कि फीवर आएगा, कफ हो जाएगा, आपको नोज जो है वो रनी नोज हो जाएंगे, नाक बहना। ठीक है, ज्यादातर छोटे बच्चों में होता है। आईज जो है एकदम रेड रेड हो जाएगी। तो ये क्या है? मीजल्स है। अगर टाइफाइड की बात करते हैं, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफाइड। ठीक है, कॉलेरा जो होता है बैक्टीरिया से होता है, विब्रियो कॉलेरा नाम का बैक्टीरिया। ये आपके लिए स्लाइड इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ट्यूबरकुलोसिस अगेन बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। यहाँ पर एक वायरस का नाम हमने पढ़ा और 3 बैक्टीरिया के नाम हमने पढ़े हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? चलिए, अब यहाँ पर हमें वायरस कट कर देना है। वायरस से कौन कौन सी डिसीज होती है? पोलियो हमने देखा था वायरस से होता है। पोलियो के लिए ओरल वैक्सीन दी जाती है जिसका नाम पोलियो वायरस है, जो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा हमने देखा था वायरस से होता है। मीजल्स जो है अब भी हमने देखा कि वायरस से होता है। लेकिन ये जो डिप्थेरिया है, ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। तो ये तरीका भी हम अपना सकते हैं। ये तरीके से हम अपने क्वेश्चन के आंसर में पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जो डिप्थेरिया है वो किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी आपको ध्यान रखना है। ये ज्यादातर जो आपके गला बैठ जाता है, आपका जो सोर थ्रोट होता है, फीवर आता है, ग्लैंड्स जो है वो स्वॉलन सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद साथ ही साथ आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। डिप्थेरिया के लिए वैक्सीन आ चुकी है, डीपीटी वैक्सीन से आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस वैक्सीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए रहेगा। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा? क्या डिप्थेरिया को वैक्सीन से क्योर किया जा सकता है? उस वैक्सीन का नाम क्या है? डीपीटी। ठीक है, पोलियो हमने देख लिया, पोलियो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। मीजल्स जो होता है, मीजल्स वायरस से होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। थैलीसीमिया अफेक्ट्स विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड? अब हमारे ब्लड में 4 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ब्लड में टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा। पहला कंपोनेंट कौन सा होता है? प्लाज्मा। दूसरा होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तीसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल। और चौथे होते हैं प्लेटलेट्स। चौथे कौन से होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा रहता है 55%।
प्लाज्मा हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा रहता है 55%, जो लिक्विड स्टेट में रहता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन कैसा पूछेगा कि ब्लड का वो कौन सा कंपोनेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, प्लाज्मा 55% जो येलो कलर का रहता है। बाकी के ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं 45%, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि थैलीसीमिया जो है ब्लड के कौन से कंपोनेंट को अफेक्ट करता है, रेड ब्लड सेल को। रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, अगर उसको अफेक्ट हो गया तो रेड ब्लड सेल कौन सा काम नहीं कर पाएगा। उसके पहले हम डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में क्यों जरूरी है, वो हमें क्या करता है, ऐसा सोल्जर काम करता है। जैसे सोल्जर क्या करते हैं, हमें रक्षा देते, हमें क्या करते, सिक्योर करते। उसी तरीके से वाइट ब्लड सेल जो है हमें इम्यूनिटी देता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है ताकि हम डिसीज से लड़ सके, ठीक है, हम डिसीज से अपनी बॉडी को बचा सके। तो वो वाइट ब्लड सेल है। लेकिन आरबीसी जो है वो क्या काम करता है, तो जब थैलीसीमिया हो जाता है तो हमारे आरबीसी बराबर काम नहीं करते। पढ़ लेते हैं कि आरबीसी क्या काम करते हैं। आरबीसी जो रहते हैं हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। हमारे ब्लड में क्या करते हैं, ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करते हैं, आरबीसी करते हैं। अगर थैलीसीमिया हो गया तो ये डायरेक्ट किसको अफेक्ट करता है, आरबीसी को अफेक्ट करता है। अगर आरबीसी अफेक्ट हो जाएंगे तो हमारे ब्लड में बराबर से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। जेनेटिक है यानी कि पेरेंट्स से आता है और पेरेंट्स का खून हमारे अंदर भी रहता है, तो ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। और ये क्या करता है, डायरेक्टली हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है। हमारा हीमोग्लोबिन की रेंज जो रहती है 12 से ऊपर रहना चाहिए। अगर ये आरबीसी को अफेक्ट कर रहा है तो हीमोग्लोबिन जब भी आप चेक कराएंगे, जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, हीमोग्लोबिन कम आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके सिम्टम्स क्या है कि एक तो अनेमिया डिसीज होती है, अनेमिया यानी कि हीमोग्लोबिन की अगर कमी है तो अनेमिया डिसीज होगी, वीकनेस आता है, ठीक है। बोन्स में आपको दर्द रहता है, हड्डियों में हमेशा दर्द रहता है। ये ज्यादातर कहाँ पर पाया जाता है, थैलीसीमिया जो डिसीज है ज्यादातर साउथ एशिया की तरफ और मेडिटेरियन और अफ्रीका की तरफ देखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, यानी कि एचपीवी। तो एचपीवी का फुल फॉर्म आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको बताना है एचपीवी से कौन सा डिसीज होती है। तो हेपेटाइटिस नहीं होता, एड्स जो होता है हमने देखा था एचआईवी वायरस से होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है किससे होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है। तो एचपीवी से जो होता है वो कौन सा होता है, सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर आपको याद रखना है। अभी क्या है, ये महिलाओं में होता है, सर्विकल कैंसर महिलाओं में होता है। एनस में या थ्रोट में या जेनिटल्स एरिया में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके लिए एचपीवी वैक्सीनेशन भी दी जाती है, इसको क्योर करने के लिए वैक्सीन आ गई है, एचपीवी वैक्सीनेशन दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये एक टाइप का वायरस है एचपीवी। एचपीवी एक वायरस है, यानी कि सर्विकल कैंसर जो है वो वायरस से होता है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिसीज है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेफिशिएंसी डिसीज। जो एक डेफिशिएंसी डिसीज नहीं है, किसी की कमी से नहीं होती है। तो क्वाशिरकॉर जो होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है, जो हमने पार्ट नंबर 1 या 2 में पढ़ा था। गॉइटर, गॉइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है ये क्या होता है, फूल जाता है, उसे गॉइटर कहते हैं, ठीक है। तो किससे होता है, आयोडीन। रिकेट्स जो होता है, अब भी मैंने बताया था, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। लेकिन इन्फ्लुएंजा एक डेफिशिएंसी डिसीज नहीं है, ये वायरस से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कम्युनिकेबल डिसीज है। इन्फ्लुएंजा जो वायरस से होता है इसका नाम क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये डेफिशिएंसी डिसीज के अंदर नहीं आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 में। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। चिकन पॉक्स जो होता है कौन से वायरस से होता है, एचआईवी। एचआईवी से तो एड्स होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से हेपेटाइटिस होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है। और चिकन पॉक्स जो होता है, हम कहते हैं ना बच्चों को माता आ गई है, ऐसे छोटे 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 दाने हो जाते हैं पूरे शरीर में। चिकन पॉक्स वो कौन से वायरस से होता है, हर्ब्स जोस्टर वायरस।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हमने अपने लेवल को एडवांस कर लिया है। मैंने कहा था पार्ट नंबर 4 में हम बहुत सारे न्यू और हार्ड क्वेश्चंस करने वाले, तो ये आपको याद रखना है कि चिकन पॉक्स जो होता है हर्ब्स जोस्टर वायरस से होता है। ठीक है, इसके बारे में अब देख लेते हैं। चिकन पॉक्स एक वायरस से होता है, एक वायरल डिसीज है। वो वायरस का नाम भी मैंने आपको बता दिया है कि ज़्यादातर चिल्ड्रन में होता है, नहीं तो फिर ये कोई भी एज में भी हो सकता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या है? रैश होंगे, पूरी स्किन पर रैश होंगे, फीवर भी आएगा, उसके बाद आपको एकदम वीकनेस लगेगी। ठीक है, अब जब आप इसकी रिकवरी हो जाती है, चिकन पॉक्स ठीक हो गया है, फिर भी बॉडी में ये थोड़ी सा इफेक्ट छोड़ देता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो HIV जो था वो कौन क्या करता है? एड्स करता है। हेपेटाइटिस बी जो है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है, उसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। और हेपेटाइटिस किसको अफेक्ट करता है? लीवर को अफेक्ट करता है, जो पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको पढ़ाया था। हेपेटाइटिस बी अगर होता है वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? लीवर को अफेक्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे? ठीक है, अब कौन सा माइक्रोबैक्टीरियम कह रहा है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज है। वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो लेप्रे से समझ आ रहा है किसकी बात कर रहा है? लेप्रेसी की बात कर रहा है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से कौन सी डिसीज होती है? लेप्रेसी होती है। डायरेक्ट हमारी स्किन को अफेक्ट करती है, आईज को अफेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। इसकी सिम्टम्स क्या क्या है कि इसमें जो स्किन है, स्किन जो है वो थोड़ी खराब होने लगती, इचिंग होने लगती, रैशेज होने लगते हैं, मसल्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, लेप्रेसी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Which deficiency disease is most common among pregnant women in India? इंडिया में जो प्रेग्नेंट लेडीज रहती है ज़्यादातर उनमें कौन सी डेफिशिएंसी डिसीज देखी गई है? गॉइटर। गॉइटर हो जाता है क्या सबको? नहीं, गॉइटर जो होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। स्कर्वी, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। मसूड़ों से खून आना, तो ये ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज में भी होता है और सभी में होता है। रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है। रिकेट जो होता है चिल्ड्रन में होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन्स जो है वीक हो जाते हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादातर डिसीज देखी गई है वो है अनीमिया, यानी कि खून की कमी, हीमोग्लोबिन का लो हो जाना, रेड ब्लड सेल का कम बनना, ये वुमेन्स में देखा गया है इंडिया में। ठीक है, तो अनीमिया एक आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड। प्रेग्नेंट वुमेन्स को क्या दिया जाता है? फॉलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, फॉलिक एसिड मतलब होता है B9। कौन से विटामिन की बात कर रहा है? B9। B9 में फॉलिक एसिड रहता है जो क्या करता है? आयरन की डिफिशियंसी को कम करता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज को डॉक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी सबके बारे में, सारी डिसीजेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको डिसीजेस वाला पूरा टॉपिक, पूरे चारों के चारों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। चलिए बाय।